हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए फाइनल रिवीजन सीरीज बायोलॉजी से लेकर आया हूं, जिसमें आपको सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। और यह क्लास क्विक रिवीजन सीरीज होगा। इसमें हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर दें। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़ें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग चैप्टर 5 से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चैप्टर की ओर चल रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा आप लोग के सामने चैप्टर 5 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसी तरह से सभी सब्जेक्ट से क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग सभी क्लास से जरूर जुड़ें और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। ये रहा चैप्टर 4। चैप्टर 5 की ओर चलें। 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सभी प्रश्न का डिस्कशन मैंने कर दिया हूँ। आज हम लोग चैप्टर 5 देख सकते हैं। आप लोग के सामने है चैप्टर 5, जिसका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने ये है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है, टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये रहा 45 गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डबल जेड ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? डबल जेड ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो मोड़ में, याद रखेंगे, मोड़ में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे, मनुष्य में ABO रक्त समूह बहुअलील एवं सप्रभाविता को दर्शाता है। याद रखेंगे, मनुष्य में ABO रक्त समूह बहुअलील और सप्रभाविता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखेंगे, मेंडल। आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था बाबू? मेंडल ने किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखें। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न को गलत कर नहीं आएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखेंगे, अनुवांशिकी शब्द वेटसन ने प्रस्तावित किया, वेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, 47 डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो याद रखेंगे, हेक्सापोलोइड है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे? स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे? तो याद रखेंगे, स्त्री में 44 + XX। अगर आपसे पूछे पुरुष में कौन गुणसूत्र होंगे तो 44 + XY। स्त्री में पूछा जा रहा है इसलिए 44 + XX होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक संकर जीनोटाइप अनुपात क्या है? एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो जब एक संकर पूछे तो इसका जीनोटाइप रेशियो होती है 1:2:1, अर्थात
1:2:1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो याद रखेंगे बहुअलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुअलील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन हैं? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन हैं? तो याद रखेंगे गुणसूत्र 2, 1 एवं गामा। याद रखेंगे गुणसूत्र 2, 1 एवं गामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुणसूत्र 2, 1 एवं गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दात्री कोशिका आरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्री कोशिका आरक्तता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लीओट्रोपी। आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 5 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो इस प्रश्न से जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग सही दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक बालक का रुधिर O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? तो याद रखेंगे यदि एक बालक का रुधिर O है और उसके पिता का रुधिर वर्ग B है तो उसके पिता का जीन प्रारूप IO और IB होगा। IO और IB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी प्रश्नों को क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो याद रखेंगे मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो आनुवांशिकता का नियम। याद रखेंगे मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम को प्रतिपादित किया। हम लोग इसी तरह से क्विक रिवीजन सीरीज सभी सब्जेक्ट से देखेंगे। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यह है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर दें, और क्योंकि आप लोग का एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, आप लोग के बहुत ही फायदा पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे बाबू, पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं पृथक्करण के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अर्थात इसको कहते हैं फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी को कहते हैं फेनोटाइपिक। एक होता है जीनोटाइपिक, एक होता है फेनोटाइपिक। तो आपसे पूछा जा रहा है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अर्थात फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो याद रखेंगे फेनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 अर्थात 9:3:3:1 के अनुपात में होता है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आज हम लोग इस चैप्टर से सभी प्रश्न का डिस्कशन कर देंगे, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़ें। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लग रही, बिल्कुल ही निःशुल्क है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की PDF डाउनलोड करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव को रोकना है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? तो प्रभाविता में। किसमें रोकता है? प्रभाविता में। आपसे पूछेगा एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें बाबू? तो प्रभाविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम आनुवांशिकी विद्वांसकी के पिता थे। प्रथम आनुवांशिकी विद्वांसकी के पिता थे तो मेंडल। याद रखेंगे, प्रथम आनुवांशिकी विद्वांसकी के पिता कौन थे? तो मेंडल को कहा जाता है प्रथम आनुवांशिकी विद्वांसकी के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लगभग हम लोग 50 से 60 प्रश्न का डिस्कशन आज करेंगे और इस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर सुने। अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ईयरफोन लगाकर कम से कम ध्यान से सभी प्रश्न का उत्तर सुनिए। मुझे आशा है आप लोगों को इस प्रश्न का, जितने भी इस चैप्टर में प्रश्न बन रहे हैं सभी का उत्तर याद हो जाएंगे इस क्लास में ही, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें। कहा जा रहा है मानव रुधिर AB वर्ग में है। मानव रुधिर AB वर्ग में है तो क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण और भिन्न प्रश्न आप लोगों के सामने है। मानव रुधिर AB वर्ग में क्या है? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मेंडल ने कार्य किया। मेंडल ने कार्य किया किस पर? तो उद्यान मटर पर। मेंडल ने मटर पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें। मेंडल के नियम का क्या अपवाद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहलगनता। सहलगनता है जो मेंडल के नियम का एक अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों पर बाल। कानों पर बाल की बहुलता का जिन पाया जाता है। कानों पर बाल, देखते हैं बाबू, किसी किसी के कानों में कुछ अधिक बाल होते हैं। तो यही प्रश्न आप लोग के सामने है कि कानों पर बाल की बहुलता का जिन पाया जाता है किस पर? तो याद रखेंगे Y क्रोमोसोम पर। किस पर पाया जाता है? Y क्रोमोसोम पर बाल की बहुलता का जिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पैक्टिन। पैक्टिन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। और यह क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे बाबू। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से और भी क्लास आप लोग के सामने लेकर आते रहें। अब आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ध्यान देंगे। हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, चैप्टर 1 से सभी विषय का चैप्टर 1 से अलग अलग चैप्टर वाइज भिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया गया, इसलिए आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाएँ और उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? एक क्रॉस अर्थात एकल क्रॉस में, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात का रेशियो क्या दर्शाता है? तो प्रभाविता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बाबू? प्रभाविता को एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा रक्त समूह को अंग्रेजी में बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है? तो इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, सभी को दे सकता है, रक्तदाता देने वाला? इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यूनिवर्सल रक्तदाता है, डोनर है? तो याद रखेंगे बाबू ओ रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है O ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीवरी। ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ब्रीवरी का संबंध सेक्रोमाइसिस से है। सेक्रोमाइसिस से है ब्रीवरी का संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो याद रखेंगे, सिकल कोशिका एनीमिया ऑटोसोम संबंधित रोग है। अगर आप लोग चाहते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और दोस्तों पर भी शेयर कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? तो याद रखेंगे, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है जो मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रेशियो 2 होते हैं, एक फिनोटाइपिक होते हैं, एक जीनोटाइपिक होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो 3:1 अर्थात 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ऑपरेशन किसका प्रतिनिधि है? लेक ऑपरेशन किसका प्रतिनिधि है? तो याद रखेंगे, लेक ऑपरेशन दमनकारी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधि है। लेक ऑपरेशन दमनकारी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। F2 संतति की बहुलक्षणी है। ठीक है, F2 संतति की बहुलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। F2 संतति की बहुलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो याद रखेंगे, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में F2 संतति की बहुलक्षणी अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो याद रखेंगे, जो ये जोड़ी दी गई है T = U, ये गलत जोड़ी है। G = C, T = A = U, ये तीनों जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन ए, T = U। आप लोग अंत तक जरूर रहें और ध्यान से सभी प्रश्नों को सुनें क्योंकि यह कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले सीरीज आप लोग के सामने है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस क्लास से बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर रहें और दोस्तों पर भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर AB वर्ग अर्थात AB ग्रुप में क्या होते हैं? मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रश्न को बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कहेगा मानव रुधिर मनुष्य के खून AB ग्रुप में क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं किसके द्वारा बाबू? तो याद रखेंगे, उत्परिवर्तन गामा किरणों के द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1865 ईस्वी। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य को 1865 में प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है बाबू?
तो मोनोसोमी, याद रखेंगे मोनोसोमी कहा जाता है गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया जाता है किसमें? पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया है, एब्सेंट पाया गया है। पूर्ण प्रभाविता किसमें? तो याद रखेंगे मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा में पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया है। आज हम लोग जो देख रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज, वह चैप्टर 5 का है। चैप्टर 5 से लगभग 50 से 60 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास को देख लेते हैं तो चैप्टर 5 से जितने भी प्रश्न आप लोग के सामने आएंगे उसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें और 2 बार कम से कम इस वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, वर्णता। वर्णता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, अनुवांशिकी रोग है, सभी लोग जानते हैं रंग वर्णता। तो वर्णता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है क्या? तो याद रखेंगे बाबू, सभी लोग ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। लाल और हरे रंग को, अगर जिस व्यक्ति को वर्णता हो जाती है, जो अनुवांशिकी रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो वह व्यक्ति लाल और हरे रंग को पहचान नहीं कर पाता है और यह बीमारी अनुवांशिकी रोग है, इसका इलाज संभव नहीं है। जिस व्यक्ति को यह रोग हो गया है इसका कोई उपाय नहीं बाबू। इसलिए ध्यान से इस उत्तर को समझे और जाने। वर्णता में रोगी किसको पहचान नहीं कर पाता है? तो लाल और हरे रंग को। आगे बढ़ रहे हैं मानव रुधिर। मानव रुधिर ओ वर्ग में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोग के सामने है। मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होते हैं? तो एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे एंटीबॉडी अनुपस्थित किसमें? AB में। और O में पूछ रहा है आपसे, तो मानव रुधिर O वर्ग में क्या अनुपस्थित होते हैं? एंटीजन। एंटीजन अनुपस्थित होते हैं मानव रुधिर O वर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, अर्जित गुणों। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। आप लोग प्रयास जरूर करें रिपीट करने का। और अगर आप लोग अभी तक पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में सभी क्लास उपलब्ध है। चैप्टर 1 का बनाया हुआ है, चैप्टर 2 और 3 का एक साथ बनाया गया है और चैप्टर 4 का बनाया गया है। आप लोग जाकर जरूर देखें। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो सभी विषय से जल्द ही जल्द सभी का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। बहुत ही कम समय बचा है और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम पड़ेगा उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसका सॉल्यूशन तुरंत करवाया जाएगा, आंसर की तुरंत अपलोड की जाएगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पुण्यट वर्ग। पुण्यट वर्ग विकसित किया किसने? पुण्यट वर्ग किसने विकसित किया बाबू? तो याद रखेंगे रेजिनेल्ड ने। रेजिनेल्ड ने पुण्यट वर्ग को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वंशागति। वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे बाबू सटन ने। सटन ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस रोग। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 45, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे क्रिसमस रोग का दूसरा नाम हीमोफीलिया बी है। हीमोफीलिया बी है क्रिसमस रोग का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब हम लोग लास्ट की ओर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने और थोड़ी देर और है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीन विनिमय। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो याद रखेंगे जीन विनिमय डिप्लोटिन अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? डिप्लोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया लक्षण है। गायनेकोमेस्टिया लक्षण है। किसका लक्षण है बाबू? गायनेकोमेस्टिया। तो याद रखेंगे क्लाइनेफेल्डर्स। क्लाइनेफेल्डर्स सिंड्रोम का यह लक्षण है गायनेकोमेस्टिया। याद रखेंगे क्लाइनेफेल्डर्स सिंड्रोम का
गायनेकोमेस्टिया लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक पौधे से जिसका जीन प्रारूप AA, कैपिटल B, स्मॉल b और डबल C है, कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक पौधे से जिसका जीन प्रारूप AA, कैपिटल B, स्मॉल b और डबल C है, तो कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो याद रखेंगे बाबू, इससे 2 भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, मात्र 2 क्वेश्चन बने हैं। बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, क्या होता है? तो बिंदु उत्परिवर्तन में एक क्षार युग्मक में परिवर्तन होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? तो एक क्षार युग्म में परिवर्तन होता है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन। अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है, प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? तो याद रखेंगे बाबू, प्रभावी लक्षण प्रारूप परीक्षार्थ संकरण का परिणाम होता है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। और आप लोग हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन और सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले दिन हम लोग इससे आएंगे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।